ठीक है, तो यहाँ क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, एडिक्वेट जोन एंड टॉक्सिक जोन, ये हमें तीन कैटेगरी दिख रही है। जो मेनली फंक्शनल रहेगा वहां पे किस में रहेगा, एडिक्वेट जोन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल एंड इमोबाइल। इसमें मैंने बताया तुम्हें कि मोबाइल एलिमेंट के जो सिम्टम्स होंगे हमें वो दिखेंगे ओल्डर लिफ में, एंड इमोबाइल मतलब दिख दोनों में सकता है। आप प्रायोरिटी किसको दोगे और सबसे पहले किस में दिखेगा, इमोबाइल का दिखेगा जो ग्रोइंग लीफ है या यंग लीफ है। ठीक है, जो ग्रो कर रही हो, ग्रोइंग लीफ, क्योंकि ग्रोइंग लीफ को अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इमोबाइल एलिमेंट एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्दो ओल्ड लीफ को भी इमोबाइल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे भी सप्लाई जा रहा है, लेकिन उनका जो रोल ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। इसलिए फ्रिक्वेंटली इनमें सबसे पहले सिम्टम्स कमी की किसमें दिखेगी, यंगर लिफ में इमोबाइल एलिमेंट की एंड मोबाइल एलिमेंट की, क्योंकि वो वहां से मूव कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीट्रांसलोकेशन, इसको हम कह सकते हैं रीट्रांसलोकेशन। एक बार तो वो ट्रांसलोकेट होके आया था वाटर से, वाटर के साथ एब्जॉर्ब होके आया था। इज इट क्लियर, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, वाटर के साथ एब्जॉर्ब होके आया था, तो एक बार ट्रांसपोर्ट होके ट्रांसलोकेट होके आया था मिनरल, और वहां पे सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो रीट्रांसलोकेट कर रहा है, ये भी वर्ड याद रखना है। रीट्रांसलोकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल एसेंशियल एलिमेंट। नाउ इसमें क्या क्या आ गया बेटा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। अब आप इसमें देखो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब हमारे लिए मतलब मैकेनिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वहां पे। और इनकी इनको जैसे होता है ना कि कोई चीज आपकी टूट रही है, आपने उसको डीअसेंबल कर लिया एंड उसके बाद उसके कुछ पार्ट जो सही है उसको वापस ले, उसी तरीके से। ठीक है, असेंबलिंग में आपने ये सारे पार्ट मिलाए थे, दोनों प्लस थे, लेकिन डीअसेंबल करके करने के टाइम जब कर रहे हैं तो वहां पे हम इन पार्ट को नहीं निकाल सकते, इनको अब यूज नहीं कर सकते। क्लियर, तो इमोबाइल एलिमेंट में आ जाएगा कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन, कॉपर। कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन, कॉपर सब याद रहता है। सल्फर भूल जाते हैं हम, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में तो सल्फर भी था, वो भी ब्रेक डाउन होकर निकल सकते नहीं, ठीक है, वो नहीं निकलेगा, वो वहाँ पे मोबाइल एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना कि आयरन जो है, जब हमने लिस्ट बनाई 17 एलिमेंट की, अभी देखी मैक्रो और माइक्रो की लिस्ट देखी, तो इसमें जब आयरन की आप बात करोगे तो आयरन मैक्रो और माइक्रो के बीच की लिंकिंग है, आयरन यहाँ कहीं, क्लियर, लेकिन है ये माइक्रो। अभी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि जब आपको एग्जांपल दे दे कि फाइंड आउट द मैक्रो न्यूट्रिएंट अमंग देम जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड आयरन, देन आंसर विल बी आयरन। क्लियर, आयरन मैक्रो से छोटा कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन माइक्रो से ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आयरन कैसा है, ट्रांजिशन टाइप का रखा है हमने उसको माइक्रो में, लेकिन among द माइक्रो अगर मैक्रो पूछ लेगा, which the element among the then the macro element, then answer is iron। और अगर इनके साथ पूछेगा तो आप उसको माइक्रो एलिमिनेट कर ही दोगे। क्लियर, तो आयरन से रिलेटेड बात भी याद रखें। हाँ, इसी तरीके से। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट में एब्सॉर्ब होते हैं वो एस मतलब फ्री फॉर्म में मोस्टली नहीं एब्सॉर्ब कर सकता, उसको आयनिक फॉर्म में, उसके आयनिक फॉर्म में चेंज करके इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये टेबल सब लोग ध्यान से नोट कर लेना। मैक्रोन्यूट्रिएंट, अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैसेस फॉर्म है, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड के से ही टूटती है और वहां से जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। क्लियर, जस्ट नोट डाउन कर लेना, रिसर्च करने की अभी जरूरत, फोटोसिंथेसिस में बताएंगे सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सोर्स आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है बेटा, चलो ये भी बाद में बात। एक होता है डिसोसिएशन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो किसमें होता है, वो ब्रेक डाउन होगा तो किसमें होगा,
H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो ये है डिसोसिएशन। इन डिसोसिएशन के अंदर से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हो, प्रोटॉन निकाल ले रहे हो, सब कुछ तोड़ दिया आपने हाइड्रोजन। दैट इज द स्प्लिटिंग। तो जो मैकेनिज्म हम बताएंगे फोटोसिंथेसिस में वो होती है स्प्लिटिंग। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में या आपके अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो। ठीक, फ्री नाइट्रोजन हम सबको पता है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्टोमेटा से तो इसकी जरूरत ही नहीं होती। जो पूरा नाइट्रोजन साइकिल आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म, ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट ही इसलिए पड़ी है क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, किसी काम का नहीं। क्लियर। फिर सल्फर सल्फेट फॉर्म में, फॉस्फोरस आयनिक फॉर्म में, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इधर क्लोराइन क्लोराइड, फेरिक, फेरस, ठीक है, बोरेट फॉर्म में, मैग्नीज मैग्नोज फॉर्म में, एंड जिंक, कॉपर, कोप्रिक, कुप्रस, सब अलग अलग फॉर्म में, मतलब जो इनकी आयनिक फॉर्म है उसमें ये एब्जॉर्ब होते हैं। अब अगेन आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके आयनिक फॉर्म, किस आयनिक फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब इन विच फॉर्म। क्लियर। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा फ्री नाइट्रोजन, अलग अलग कंपोनेंट, उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई। जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फेरिक, फेरस एंड क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। क्लियर। बाकी ये सब नोन है, मतलब ये आप फ्रिक्वेंटली में नहीं कंफ्यूज होते। कैल्शियम आयन Ca2 प्लस के फॉर्म में आएगा, कई बार आप मैकेनिज्म पढ़ोगे वहां पे आप देख लोगे Mg2 प्लस आयनिक फॉर्म। तो ये एक लिस्ट आप बना के रखोगे आयनिक फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। ठीक है, तो मैक्रो एलिमेंट में ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, अब यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हटा दिया गया, तो ये आपके क्या हो गए, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। फिर जो बचे खुचे रह गए वो हो गए आपके सेकेंडरी एलिमेंट। देन आपके पूरे के पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट, इनमें आपको आयरन को ध्यान में रखना है। फिर बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनसीईआरटी के पॉइंट से देख लेते हैं। आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट इन एक्सेस। ठीक है, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कुछ अब एनसीईआरटी में अलग नहीं देगा क्योंकि इसी का वहां पे टेबल फॉर्म। ठीक है, इसका ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, नोट्स रहना चाहिए आपका, बेटर है टेबल फॉर्म में लिख लेना। ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर द मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। ध्यान रखना डायरेक्ट ऑक्सीजन मत लिख लेना ऑप्शन में। क्लियर। जो आपको अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट के लिए, ऑक्सीजन आपके गैसेस एक्सचेंज में आ रही है, जा रही है, जो एक्सिस में बन रही है वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर। वो इन्वायरमेंट में आ जा रही है। अंदर वो बनाने के लिए जो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, जैसे उसके अपने प्रोटीन में कौन सा ऑक्सीजन होगा, अपने कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन उसको CO2 और वाटर की स्प्लिटिंग से ही मिलेगा। Is it clear? While the others are absorbed from the soil as mineral nutrition। अब हमें पता है ये हमारे कहाँ से आगे, देखो वहां पे भी एक सेंटेंस था ट्रांसपोर्टेशन में, मेनली फ्रॉम द सॉइल। ठीक, तब भी मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब चीजों को ले रहा है एटमॉस्फेयर से भी, मॉइस्चर को भी ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। बट मेनली जो न्यूट्रिशन वाली, न्यूट्रिएंट वाली चीज है वो उसको कहाँ से मिनरल न्यूट्रिशन मिलेगा, फ्रॉम द सॉइल। Micronutrients or trace elements are needed in very small amount. These include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. In addition to the 17 essential elements named above, there are some beneficial elements such as सोडियम। अब हमें पता है सोडियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है एनिमल्स में, इतनी जरूरी नहीं है प्लांट्स में, लेकिन फिर भी जरूरी है। तो कुछ ऐसे हैं जो बेनिफिटेड हैं लेकिन उनकी कमी से उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन वहां नहीं रुकेगा। हम लोगों में सोडियम की कमी हुई तो हमारा तो नर्वस सिस्टम फेल हो जाए। सोडियम जैसे कहते हैं वो एड में ही ध्यान से सुने होंगे कि आयोडीन युक्त नमक प्रेग्नेंट मदर को देना चाहिए। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए, आयोडीन नमक देना चाहिए।
इस तरीके से आप जो एड में सुनते हो वो सब भी इसी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो रिच चाहिए, ठीक है। तो सोडियम भी उसी तरीके से, जब आप सॉल्ट खा रहे हो NaCl के फॉर्म में जा रहे हैं वहां, तो सोडियम की सप्लाई जा रही है एंड उसमें आपका नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में वो रोल प्ले कर रहा है, और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद भी एक्सेस होने में वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोगों में काफी ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट में आ जाएगा सोडियम, क्लियर। हमारी डिपेंडेंसी है, बट प्लांट में ऐसा नहीं है। सिलिकॉन रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेनिफिशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। कोबाल्ट एंड सेलेनियम, अब ये आपको चार याद ही रखने हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल एलिमेंट दे दिया, तो नाउ कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, बेनिफिशियल नॉन एसेंशियल, क्लियर। या एसेंशियल में आपको सोडियम सिलिकॉन के भी एक वर्ड आ जाएगा और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना। तो ये चार आपके एनसीईआरटी में सेट दे दिए बेनिफिशियल एलिमेंट के, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट। Essential elements can also be grouped into four broad categories, and this is the very important paragraph of NCERT. यहाँ से टेबल बनी और क्वेश्चन आया, अभी आपने मैक्रो और माइक्रो को आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया, वो तो हो ही गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मैक्रो याद होना चाहिए, माइक्रो याद होना चाहिए। अब आपको क्या है कि उनकी कैटेगरी को डिवाइड करा गया है फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ जितने एग्जांपल दिए हैं वो अगेन आपको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर, broad category on the basis of their diversified functions. These categories are, first देखो, essential elements as component of biomolecules. पहली कैटेगरी ऐसे essential element जो कि बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट हैं, and hence we call them structural element of cells, ठीक है। ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो कि बायोमोलिक्यूल को बनाने में रोल प्ले करे। अब देखो यहाँ कैल्शियम नहीं आएगा, बायोमोलिक्यूल को बनाने में हमने कहीं नहीं बताया कि कैल्शियम आए, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कैल्शियम चाहिए, तो यहाँ कैल्शियम नहीं डाल देना है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट लिखा है तो मैम वो कैल्शियम भी तो आए, ठीक। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स जो कि बायोमोलिक्यूल को बना रहे हैं, और मैंने बायोमोलिक्यूल के डेफिनेशन के ही टाइम बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गन, that both are the dependent on biomolecules. जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहा है वो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, और जिन प्रोसेस में से ये बन रहे हैं जिन सेल के अंदर, वो भी बायोमोलिक्यूल की बने। So everything is biomolecule and hence structural element of cells, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लियर। हमें पता है नाइट्रोजन अगेन डीएनए में प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, आपको डिफरेंट एंजाइम्स में विदाउट नाइट्रोजन कुछ हो नहीं सकता। तो इनको हमने क्या बोला, एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड वी कैन से देम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। Essential elements that are component of energy related chemical compound in plant. Energy related, अब कुछ नहीं तो सबको एटीपी तो याद ही होगा, ठीक है। क्लोरोफिल भी याद रखो क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल फोटोन को यू एब्सॉर्ब कर रहा है बेटा, बाहर से जो एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी को फॉर्म कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन्स कि वो एनर्जी ड्राइवन रिएक्शन हो रहा है वहां, क्लियर। तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सेंटर में, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो इस तरीके से आपको चार स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसके सेंटर में एलिमेंट जो होगा वो होगा मैग्नीशियम, क्लियर। तो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। क्लोरोफिल ही एक अपने आप में कंपाउंड है, उस कंपाउंड को बनने के लिए जिसने रोल प्ले किया, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। एटीपी अपने आप में एक कंपाउंड है, लेकिन एटीपी को बनने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा है, फास्फोरस। तो वो पार्ट है, मतलब वो ऐसे पार्ट बन गए कि जिससे आप उस पूरे के पूरे फंक्शनल मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हो, फंक्शनल क्लोरीन को, क्लोरोफिल को क्लोरोफिल नहीं कह सकते, ठीक है। मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ही है, ठीक है बच्चा। तो ऐसे एलिमेंट हो गए essential elements that are component of energy related chemical compounds in plant। दो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये दो तो ध्यान ही रख, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन एटीपी, क्लियर है, समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों में। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट था, ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट था,
ये बायोमोलिक्यूल को बना रहा है, एंड ये आपका ऐसे कंपोनेंट बना रहा है जो एनर्जी ड्राइवन हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं। और आपको पता है कि एटीपी हमारे हर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चाहिए। जहां पे भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैरियर देख लो जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वहां पे एटीपी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म जो क्रिटिकल मैकेनिज्म कहेंगे वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है। लोअर से हायर की तरफ मूव कराने के लिए जो एनर्जी यूज हो रहा है, इसलिए हम लोगों को या प्लांट को सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर एनर्जी के फॉर्म में अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज ही नहीं हो रही, ये सारी चीजें स्लो हो जाती है। आप महीने में एक बार खाना खाते, 2 महीने में 2 बार 3 बार खाना खाते, ठीक है, लेकिन हम पूरा जो ओवरऑल दिन भर हम प्रोसेस कर रहे हैं, इस सब में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्लियर? तो फॉस्फोरस और क्लोरोफिल। अब आपको यहाँ पे करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, टेबल बनानी, ठीक है। टेबल क्या बनानी है, मिनरल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ फंक्शन, क्या फंक्शन। मॉड्यूल में टेबल बनी होगी पूरी एकदम ब्रॉडर, लेकिन एक एनसीईआरटी की आपकी ऐसी छोटी टेबल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे 85% है, हमने वो तो करके ही आया। क्लियर? तो इसमें क्या लिखोगे आप, यहाँ पे तो आपका कैटेगरी वाइज पैराग्राफ से निकला, एसेंशियल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल आपने लिख लिया, एंड इसमें एग्जाम्पल लिख लोगे आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर आपने लिख लिया एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल, इसमें एग्जांपल आ गया मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। फिर आप यहाँ पे लिखोगे कहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, पार्ट ऑफ, इनके लिए तो फिर से आप लिख सकते हो कहीं पे भी जहाँ पे भी बायोमोलिक्यूल है वहां ये प्रेजेंट ही है, तो कोई आप स्पेसिफिक ऐसे लोकेशन नहीं दे सकते हो। लिखना चाहो तो आप लिख लो प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल, कुछ भी जो भी आपको समझ में, सब जगह बायोमोलिक्यूल, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? फिर आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, मैग्नीशियम के लिए क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस के लिए एटीपी। तो ये काफी छोटी सी टेबल ये बन गई। और टेबल को पढ़ना ज्यादा इजी होता है कंपेयर, ये पैराग्राफ देख के डर लगता है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखे होगे, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफिक लिखे रहते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ने का मन, ठीक है, इसकी नीड से जो बोल रहे हैं वो सुनो। ठीक, जो क्वेश्चंस पैराग्राफिक इतना बड़ा लिखा होगा और इसके बाद ABCD ऑप्शन लिखा होगा, तो पढ़ने में ही ठीक टाइम लगा, आगे बढ़ जाओगे कि क्या ही आ गया, खासकर फिजिक्स में तो एकदम ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है, इधर से इधर मूव किया, स्प्रिंग को छोड़ा, बॉल को मूव किया, एंगल से डाल, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस वो डायग्रामेटिक होते हैं। अगर आपने उस पैराग्राफ का डायग्राम बना लिया, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर डायग्राम बन गया तो। सही डायग्राम आपने बनाया तो आपकी अप्रोच करेक्ट। क्लियर? सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। उसी तरीके से यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को आप टेबल में कन्वर्ट कर दोगे। अब यहाँ पे थर्ड कैटेगरी क्या दिया है, एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप में पढ़े हुए थे, मतलब वो या तो एक्टिवेटर, जब हम फंक्शनल एंजाइम की बात कर रहे हैं तो वो एक्टिव साइट, वहां पे जो उनकी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बाइंडिंग साइट है वहां पे वो बाइंड करके एट देन होलो एंजाइम बना के तब एक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं, तभी वो एंजाइम एक्टिव हो। क्लियर बेटा? अब ऐसा पोर्शन जो वहां जाके बाइंड कर रहा है, या ऐसा एलिमेंट जो उसको इनिबिट करे, ठीक है, एक फंक्शनलिटी को खत्म करना, और वो भी नीड हो मेटाबॉलिज्म की, कोई चीज एक्सेस में बन रहा है उसको रोकना है, वहां पे इनिबिटरी इफेक्ट करेंगे, जैसे फीडबैक मैकेनिज्म याद होगी, कोई प्रोडक्ट ही बन रहा है वो जाके अपना प्रोडक्शन रोक रहा है, तो इस तरीके की मल्टीपल मैकेनिज्म चल रही है बेटा कि एक्सेस अमाउंट में कुछ ना बने। किसी केमिकल की सिंथेसिस को रोकने के लिए कोई मिनरल्स यूज हो रहा है, ठीक है, कैसे यूज होगा, किसी एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करके, इनिबिट करके। तो आप फिर से ये एक टेबल बन जाएगा, इसी टेबल में थर्ड पार्ट में आ जाएगा, 3 दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल वाला, एनर्जी वाला, एंड थर्ड पोर्शन आपका आ जाता है एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम्स। क्लियर है? एग्जाम्पल, अब अगेन इसकी सब कैटेगरी बनेगी बेटा, यहाँ से जैसे मैंने मैग्नीशियम और फास्फोरस को अलग कर दिया था, उसी तरीके से इसकी सब कैटेगरी बनेगी। पहले आपको लिखना है मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ बोथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज डीऑक्सीजनेज। चलो ऑक्सीजनेज लिखा, ऑक्सीजनेज ही कर लो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज,
ये एंजाइम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। एंड हमने पहले भी बताया है कि प्रोटीन में या बायोमोलिक्यूल में जो अर्थ प्रोटीनेशियस फॉर्म में प्रेजेंट है मैक्सिमम अमाउंट में, दैट इज राइबोलोज। वो एंजाइम क्या है? राइबोलोज, बिस्को। ठीक है, रुबिस्को आया था वही है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेज का एक्टिवेटर कौन है? ये क्वेश्चन आ जाएगा। या ये मैग्नीशियम का रोल क्या है? तो किसको एक्टिवेट कर रहा है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। क्लियर है बेटा? ठीक, वही है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? रू, बी, स, ओ, सी और ओ, बिस्को। ठीक है, अभी आगे भी आपको मिलेगा। एंड फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, अभी देखा था हमने फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को हम लाए थे वहां पे। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन जब फ्लोएम ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म। ठीक है, पी कई जगह आपको फॉस्फोएनॉल पायरुवेट अभी आएगा और भी आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसके भी एक्टिवेटर में मैग्नीशियम आयन है, तो आपको मैग्नीशियम का कॉलम बनाओ, एलिमेंट से किसको एक्टिवेट कर रहा है, या दूसरा एक बना लो। तो यहाँ पे आप लिख लो मिनरल, एंजाइम किससे किसको एक्टिवेट कर रहा है या इनिबिट कर रहा है, एंड वो किसका पार्ट है, किस प्रोसेस का पार्ट। इस तरीके से आपका टेबल, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है। ठीक है, CO2 को रिड्यूस किया जाएगा, रिडॉक्स प्रोसेस है वो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन खुद देखा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन कार्बन फिक्सेशन की मैकेनिज्म है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन रुबिस्को। पहला वो एंजाइम है जो C4 C3 में कन्वर्ट करेगा, और जिसके लिए आपके C3 से C4 बंडल शीट वाले मैकेनिज्म मैंने थोड़ा थोड़ा हर जगह बता रही हूँ, फ्रेंच एनाटॉमी, उसके वजह से, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ ना बाइंड कर सके, ऐसी जगह भेज दिया गया रुबिस्को को, बंडल शीट से अंदर भेज दिया गया, ताकि वहां तक ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए, मेसोफिल में ऑक्सीजन पहुंचेगी एंड वहां आपका प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो। ठीक, देखेंगे इन सब प्रोसेस को, देखना ही हमें, एक एक चैप्टर में एक एक चीज को देखना है, बट हमें ये ध्यान में रखना है ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट है उस प्रोसेस के लिए। ठीक, और ये दोनों चैप्टर का कॉमन क्वेश्चन हो। तो दोनों ही एंजाइम मतलब मैग्नीशियम रुबिस्को एंड PAP कार्बोक्सिलेज, ये दोनों किसके एंजाइम हो गए? फंक्शन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे इस कॉलम में लिख लोगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बार की मेहनत है, ये सब कर डालोगे हो जाएगा। चाहो तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन उसकी नीड नहीं है। जब तुम ढूंढ के लिखोगे ना, तुम्हें दिखते वक्त ही याद हो जाए। सारे बच्चों के पास बना हुआ है, मेरे भी PPT में, पुरानी PPT में पड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से आप बनाओगे। जिंक आयन इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और ये सब एग्जाम्पल तुमने वहां पे भी लिखे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप पे। एंजाइम क्लासिफिकेशन बायोमोलिक्यूल्स, वहां मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, क्लियर? वहां पे भी मैंने थोड़ी थोड़ी मैकेनिज्म बताई है। तो जिंक आयन आपका एक्टिवेटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तीन आपके यहाँ से निकले एलिमेंट, तीन निकले आपके एंजाइम, एंड तीन निकली आपकी प्रोसेस। फिर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। मैग्नीशियम आयन एंजाइम में एलिमेंट में आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, इस टेबल में एलिमेंट एंड एंजाइम प्रोसेस। ठीक है, मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेनेज, पहला एंजाइम। क्लियर? पहला एलिमेंट मैग्नीशियम आयन किस फॉर्म में होता है? मैग्नीशियम 2+ के फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में 2+, माइनस नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट दूसरा एंजाइम, इसी का दूसरा एंजाइम है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, दोनों किसके एंजाइम है? फोटोसिंथेसिस आपकी प्रोसेस हो गई, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हो। ठीक है, दिस इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये हमने एसेंशियल क्राइटेरिया में भी पढ़ा है। विदाउट फोटोसिंथेसिस अब सोचो कि प्लांट का कुछ हो सकता है क्या? अर्थ का ही कुछ नहीं हो सकता, प्लांट की तो बात
ठीक। फोटोसिंथेसिस हमारी मिनिमम और सबसे मैक्सिमम, जिसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर आपको कभी कोई कहे कि इस अर्थ पे चलने वाली किस प्रोसेस को देना है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पूरा जो साइकिल है न्यूट्रिएंट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज एंड कार्बोक्सिलेज रुबिस्को, ये दोनों ही आपके बिना मैग्नीशियम आयन के फंक्शनिंग नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट हो गया। क्लियर। सेकंड हमने देखा जिंक आयन, यह है एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, जिंक 2 प्लस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इधर लिख लोगे। एंड थर्ड आपको देखना है मोलिब्डेनम। अब ये कई सारे प्रोसेस में ये भी यूज होता है, फर्मेंटेशन आप देखोगे वहां पे यूज होगा, अलग अलग तरीके के प्रोसेस आएगा। मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनेस, मोलिब्डेनम आपने देखा। एंड देन नाइट्रोजनेस एंजाइम, और ये किसमें रोल प्ले करेगा, नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म चल रही है बॉडी के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन बॉडी के अंदर नहीं होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो सॉइल में होगा या तो बैक्टीरिया वहां पे फिक्स करके तब नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम आयन के फॉर्म में सप्लाई लेगा। फिर अंदर की प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जहां से फिर से अमोनियम आयन से तोड़ के वो नाइट्रोजन निकालेगा और डीएनए का पार्ट बना लेगा या प्रोटीन का पार्ट बना लेगा। क्लियर है बच्चा। कैन यू नेम अ फ्यू मोर एलिमेंट्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। और भी हैं आपके, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन के बिना भी एंजाइम्स नहीं वर्क करते हैं कुछ, जिस एंजाइम का, जैसे कैल्शियम भी कुछ एंजाइम का एक्टिवेटर है। तो क्या एलिमेंट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप देखोगे वहां पे और भी लिखे होंगे, वो सारे एलिमेंट आपके कैसे हो जाएंगे, ऐसे एलिमेंट जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए प्रोस्थेटिक पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं और वहां पे बाइंड करके देन वो कंप्लीट एंजाइम बन, उसके बिना वो एंजाइम नॉन फंक्शनल रहेगा। क्लियर। अब बायोकेमिकल पाथवेज जब कंप्लीट होंगे तब भी आपको बहुत सारे एग्जांपल इसके मिल जाएंगे, इसलिए अभी हम यहाँ पे रुक भी नहीं रहे और जा भी नहीं। सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ये अभी अभी ट्रांसपोर्टेशन में हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को जो अल्टर कर देंगे, जिसमें हमने पोटेशियम का रोल देखा हुआ है स्टोमेटा वाला, ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। Potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. You may recall the role of minerals as solutes in determining the water potential of a cell. ठीक, तो आपको एक एग्जांपल यहाँ से मिल गया, पोटेशियम हो गया मिनरल्स, वर्क क्या कर रहा है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है। एग्जांपल क्या हो गया, जस्ट एग्जांपल में आप लिख लोगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जहाँ पे सब्सिडरी सेल में पोटेशियम आयन का डिपोजिशन था, स्टोरेज हाउस था, एंड वहां से ट्रांसपोर्ट होके वो गार्ड सेल में आ रहा था वाया हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, एंड उसके बाद पोटेशियम मैलेट बन रहा था। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड पोटेशियम मैलेट इस तरीके से लिख लोगे तो आपके माइंड में पूरा रिकॉल हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ से, कोई डाउट। ठीक, जस्ट इंफॉर्मेशन है, बाकी अभी आपको फिजियोलॉजी में सेलुलर रेस्पिरेशन और वहां पे फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम आएंगे और जो उनके कोफैक्टर आएंगे वो वहां से लिस्ट करेंगे। ठीक, कंपोनेंट ऑफ प्लांट बॉडी एंड प्रोटोप्लास्ट, अगर हम कहें रोल ऑफ मिनरल्स को हम समराइज करें तो वी कैन से दीज आर द कंपोनेंट ऑफ प्लांट बॉडी एंड प्रोटोप्लास्ट। ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर को बना रहा है और प्रोटोप्लास्ट कैटालिटिक कंपाउंड, अब जो वो एंजाइम के साथ बाइंडिंग कर रहा है, इनिबिटरी कर रहा है या स्टिमुलेटरी इफेक्ट कर रहा है या फंक्शनल इफेक्ट कर रहा है, वो कैटालिटिक कंपाउंड का पार्ट हो गया। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू एंजाइम। ऐसे मिनरल्स एंजाइम के साथ एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, एंजाइम के साथ वो फंक्शन के लिए, एंजाइम के फंक्शन के लिए वो एसेंशियल हो गए, इसलिए वो प्लांट के लिए एसेंशियल हो। विदाउट एंजाइम फंक्शनिंग कोई भी प्रोसेस मेटाबॉलिक चल ही नहीं रही है। तो ऐसे एलिमेंट हमें निकालने थे ना जो एसेंशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यही वो एलिमेंट हुए जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये बन तो रहे नहीं थे अंदर, सॉइल के थ्रू आ रहे हैं ये अंदर। क्लियर बच्चा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल अगेन प्रोसेस हो गई। इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑफ द सेल, अब हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई चीज, जैसे हमने बोला कि पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल रिकॉल कर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड बनाया तो पीएच न्यूट्रल से चला गया एसिडिक साइड, ठीक है।
अब हमें पता है एंजाइम की हमने फंक्शनैलिटी पढ़ी क्या, विच फैक्टर अफेक्ट द फंक्शनैलिटी या वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक, तो वो फैक्टर जो उसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं वो उसमें एक फैक्टर था पीएच। पीएच सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, तो बहुत पीएच हाई होने पे वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद मैंने एक बताया था आइसो एंजाइम्स की कैटेगरी, कुछ ऐसे एंजाइम्स है जैसे लैक्टिक एसिड का एंजाइम है, तो वो फंक्शन होना ही होना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका स्टमक का पीएच होगा तो वो उसको मैनेज कर लेगा। तो ऐसे आपको उसके कई सारे आइसोमर्स मिल जाएंगे जो स्पेसिफिक होंगे कि किस पीएच पे क्या वर्क कर रहे हैं। तो आप जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस डिटेल में पढ़ते हो आगे जाके, तो आपको इन्हीं फैक्टर्स पे फिर देखना होगा। फिर आप ब्रॉडर कैटेगरी, जैसे हम बोल रहे हैं कोई एंजाइम, तो उसका आप कैटेगरी सुन रहे हो, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइम नहीं सुन रहे, तो टाइप्स ऑफ एंजाइम के अंदर फिर टाइप्स ऑफ एंजाइम, उस कैटेगरी का कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम है जो वो फंक्शन कर रहा है। वैसे रेंज की एक टेम्परेचर एक कई टेम्परेचर और पीएच पे वो फंक्शन चलनी ही चाहिए, जैसे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, लंग्स के फंक्शन है, तो ये इतनी जल्दी टॉलरेट मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि वो टॉलरेंसी पावर उनकी बहुत कम हो। तो वहां पे जो एंजाइम्स है उनके कई फॉर्म प्रेजेंट। क्लियर, तो इन्फ्लुएंस द पीएच ऑफ द सेल, जब ऐसे एक्युमुलेट हो रहे हैं या एक्स अमाउंट में है प्रेजेंट है तो वो पीएच के पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं सेल। ठीक है, या इसको पॉजिटिवली कैसे लिख सकते हो कि वो जो सुक्रोज और का कन्वर्जन था शुगर में, हम देख रहे थे शुगर सुक्रोज हाइपोथेसिस में, उस कन्वर्जन के लिए ही आपको जो पीएच रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो पीएच चाहिए था उसको मेंटेन कर दिया। क्लियर बेटा, तो जस्ट जो पढ़े हो उसी से रिलेट। तो प्रोसेस इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच कर सकता है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रली, ठीक है, जो आपका ये आयनिक बैलेंस है, जैसे मैंने बोला था पोटेशियम बाहर आ रहा है तो H प्लस अंदर गया, समझ में आ रहा है बच्चा। ठीक है, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हुआ बाहर, सब्सिडरी सेल से बाहर गया तो गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन अंदर गया फॉर द आयनिक बैलेंस, ताकि वहां पे एक आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। क्लियर, इस तरीके की बहुत सी प्रोसेस चल रही है, समझ में आ रहा है। थकना नहीं है, बहुत डिस्टर्ब नहीं होना है, ये प्रोसेसेस नया नहीं ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको बस मिनरल्स ध्यान में रखने हैं अभी इस चैप्टर। प्रोसेसेस तो हम क्योंकि जान रहे हैं कुछ प्रोसेस हम बीच बीच में खोल दे, तो भी हम पूरी प्रोसेस नहीं, फोटोसिंथेसिस रुक गए कि नहीं, ये देखना है, कोई बात नहीं उसमें। तो बेटा आपको बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जब फंक्शनैलिटी समझोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में मजा भी आएगा और क्या डेटा को याद किया कर उसको समझ ही लेंगे, आगे हमें पढ़ना ही है, फ्यूचर पढ़ना है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बैलेंस को न्यूट्रल रखे हुए हैं, ठीक, ये डिस्टर्ब होता है मैकेनिक्स करने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करना, न्यूरल सिग्नल्स जाना है, तो वहां पे इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, हमें सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। तो मीन्स जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होके मैकेनिक्स हो रही है, दैट इज अनदर पार्ट, लेकिन एक बैलेंस को तो मेंटेन करेगा। जैसे हम कहें कि पोटेशियम आयन की जो सप्लाई चाहिए थी वो सप्लाई ही डिस्टर्ब है क्योंकि पोटेशियम आयन मिल ही नहीं रहा है, वहां डिफिशियंसी होगी ना, समझ रहे हो, पोटेशियम आयन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है तो सब्सिडरी सेल तक वो पहुंचेगा कैसे, वो डिपॉजिट कैसे हो, तो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी वो अफेक्ट कर गया। तो एक चीज कई मल्टीपल जगह पे अफेक्ट कर सकती है, ये तो जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि ये पढ़ लो, इससे रिलेट करता है। तो मेंटेनेंस करना, प्रोसेस सारी चल रहा, ये सारा आपका एक ओवरव्यू है, और यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल फॉर्म में शॉर्ट नोट्स फॉर्म में बनाना है वो आप बना लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पहले ही हम बोल दे रहे हैं साथ साथ में पढ़ो, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाए। एक दिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कल चल जाएगा, इनका रोल एक एक एलिमेंट के 17 एलिमेंट इसमें मेंशन है, आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वैसे ही नहीं पढ़ना है, वो पढ़ोगे एफिशिएंसी सिम्टम्स देखोगे एंड उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन देखोगे, खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूटी अभी एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि नॉलेज नहीं, नॉलेज कहाँ से आएगी जब बाकी के 2-3 चैप्टर भी आप पढ़ लोगे फिजियोलॉजी, तो घबराना नहीं है, जस्ट जो आपको क्वेश्चंस देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट फंक्शन डेफिशिएंसी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने चाहिए।
जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सॉल्व होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज अ चैप्टर की जो आपको कई चैप्टर से आगे लिंक कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बने। ठीक, और किस पे ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बाकी इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की, उसमें हमें जाना नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पूरे सॉल्व होने चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी, उसमें एक कॉलम होता है एनसीईआरटी बेस्ड का, वो एनसीईआरटी बेस्ड आपका सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये सारी चीजों को रिकॉल करना है एक बार अच्छे से, और यहाँ से शॉर्ट करके उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके नोट्स बनाना।